बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल फार्माकोलॉजी ओवरव्यू पार्ट 2। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूरासेमाइड तक कवर कर लिया था। अब इसके आगे हम इस कॉलम को हमने पढ़ना है। ठीक हो गया। तो इबुप्रोफेन, लीवोडोपा, मेथोट्रेक्सेट, मिथाइलडोपा, पेनिसिलामिन, पेंटो बार्बिटल, फेंटो बार्बिटल, फेनिटायोन, प्रोपाइलथायोरेसिल, सैलिसिलिक एसिड, सल्फा डायजीन, सल्फा पायरिडीन, थियोफाइलिन, टोलब्यूटामाइड एंड वारफरीन। तो हम स्टार्ट करते हैं इबुप्रोफेन से। तो इबुप्रोफेन ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें मेजर आपको बताया था एस्पिरिन वाला। ठीक हो गया। जबकि दूसरे कौन कौन से आएंगे, इसमें इबुप्रोफेन भी आता है। इसका मेन फंक्शन यही होगा कि साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 को इनहिबिट कर देना, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करके, इन्फ्लेमेशन को कम करके, फीवर को कम करके, पेन के पाथवे को कम करके, एनाल्जेसिया, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेशन वाले एक्शन परफॉर्म कराना। तो इबुप्रोफेन क्या है? नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है लीवोडोपा। लीवोडोपा ये हमने पढ़ा था पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। हमने ये कहा था कि जो पार्किंसन डिजीज है इसके अंदर जो एक न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया निग्रा पास कॉम्पैक्टा के, इसके न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं। जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं तो हमें पार्किंसन डिजीज के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको रेस्टिंग ट्राइमर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? रिजिडिटी और एक काइनेसिया। अब इसको ट्रीट करने के लिए हमें डोपामिन के लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि डोपामिन अगर हम डायरेक्ट देते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड सीएनएस बैरियर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और ड्रग देते हैं जिसका नाम है लीवोडोपा। अब लीवोडोपा जिसको एल डोपा भी बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। जो लीवोडोपा है इसके पास ये पावर होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, लेकिन डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो लीवोडोपा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जाने के बाद इसकी क्या होती है? डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन से ही बनता है डोपामीन। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटेड लीवोडोपा। तो यहाँ पे काफी ब्लर हो रहा है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटेड लीवोडोपा। तो अगर लीवोडोपा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये पेरिफेरल टिश्यू के अंदर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है और वो डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कराने के लिए एक एंजाइम को इनहिबिट कराना पड़ेगा जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो इसको यूज करने के लिए एक और ड्रग यूज करते हैं कार्बिडोपा। मतलब लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों मिलकर इस्तेमाल की जाती है। जो कार्बिडोपा होती है वो डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल टिश्यू के अंदर लीवोडोपा की डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, वो डोपामीन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि वो सीएनएस के अंदर ही जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो कार्बिडोपा डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमें लीवोडोपा सही तरह एक्शन कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट इसका नाम हमने पढ़ा था फोलिक एसिड से रिलेटेड। अब फोलिक एसिड इसकी एक एक्टिव फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो जो फोलिक एसिड होता है उसकी एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट ये बनती है डाइहाइड्रोफोलेट से। एंजाइम होता है रिडक्टेज। तो रिडक्टेज को इनहिबिट कराने वाली ड्रग होती है मिथोट्रेक्सेट। ये कैंसर के अंदर इस्तेमाल होती है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, सोरियासिस के अंदर। तो हमने इसको देख लेना है। मतलब ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है मिथोट्रेक्सेट। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है मिथाइल डोपा। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि मिथाइल डोपा असल में लीवोडोपा जैसी होगी या फिर कार्बिडोपा जैसी होगी, लेकिन मिथाइल डोपा असल में अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है। जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है ये दो तरह की ड्रग होती है, एक होती है क्लोनिडीन और दूसरी होती है मिथाइल डोपा। लेकिन मिथाइल डोपा इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए ये कन्वर्ट होती है मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर, जिस तरह डोपा कन्वर्ट होता है नोरेपिनेफ्रिन के अंदर, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही ये होती है। अब क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा इन्होंने करना क्या होता है? इन्होंने ये करना होता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक एड्रिनर्जिक टर्मिनल होते हैं वहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाना है, तो वहाँ पे जाके बाइंड करती है और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करवाती। इन शॉर्ट ये एगोनिस्ट के तौर पे तो काम आती है, अल्फा 2 एगोनिस्ट के तौर पे तो काम आती है, लेकिन ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक करके ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। इन शॉर्ट ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा का मेन फंक्शन क्या होगा? अल्फा 2 एगोनिस्ट होगा। जो मिथाइल डोपा ये प्रोटोटाइप है जो कन्वर्ट होती है मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर, फिर जाके फंक्शन करती है। लीवोडोपा भी हो गया, मिथोट्रेक्सेट भी हो गया, मिथाइल डोपा भी हो गया। अब बारी है पेनिसिलामीन। तो जो पेनिसिलामीन है
ये असल में चिलेटिंग एजेंट है, जो कॉपर के साथ बाइंड करके कॉपर की एब्ज़ॉर्प्शन को या रीअब्ज़ॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है और जो एक्सेस कॉपर है उसको रिमूव करा देती है हमारी बॉडी से। जिसकी वजह से अगर कॉपर की टॉक्सिसिटी होती है, तो फिर ये ड्रग यूज़ होती है। और कॉपर की टॉक्सिसिटी किस डिज़ीज़ के अंदर होती है? उस डिज़ीज़ को बोलते हैं विल्सन डिज़ीज़। इन शॉर्ट विल्सन डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डाइमिथाइल सिस्टीन या पेनिसिलामिन, जिसका मेन फंक्शन है कॉपर को चिलेट करके एक्सेस कॉपर को हमारी बॉडी से रिमूव करवा देना। तो जो पेनिसिलामिन है, ये कॉपर चिलेटिंग एजेंट होती है।